नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम करण है। तो चलिए अब यह कहानी करण के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहा सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं हिमाचल के एक गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना है। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मुझे काम की तलाश थी और उस वक्त मैं बिल्कुल बेरोजगार था। उन दिनों मैंने कई जगहों पर काम की तलाश में कई इंटरव्यू भी दिए, लेकिन मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और अब मैं हार मानकर अपने घर पर बैठ गया था। तभी एक दिन मेरे घर पर मेरे फूफी जी का लड़का आता है और जब वह घर पर आता है तो मुझे काफी उदास देखता है। जब उसने मुझे इस तरीके से उदास देखा तो वह मुझसे पूछता है कि अरे करण, क्या हुआ, तू इस तरीके से उदास क्यों है? उस वक्त मेरी उदासी का कारण मुझे काम ना मिलना था, क्योंकि काम ना मिलने की वजह से मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पा रहा था और इसकी वजह से घर में काफी ज्यादा आर्थिक तंगी बनी हुई थी और घर वाले रोज रोज मुझे ताने मार करते थे कि इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र के सभी लड़के कुछ ना कुछ काम रहे हैं और तुम हो कि यहीं घर पर बैठकर हमारी छाती पर मूंग दल रहे हो। अब मुझे घर वालों की यह बातें बहुत ज्यादा चुभने लगी थी, लेकिन मेरी कई कोशिशों के बावजूद भी मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था और अब मैं हताश होकर घर पर ही रहने लगा था। जब मेरे फूफी के लड़के ने मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैं उसे मेरी सारी परेशानी बताता हूं और उसे कहता हूं कि कई जगह इंटरव्यू देने के बावजूद भी मुझे किसी भी जगह पर काम नहीं मिल रहा है। जब मैंने उसको मेरी यह बात बताई तो वह मुझसे कहता है कि अरे, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तू इसमें इतना उदास क्यों हो रहा है, मैं तुझे कहीं पर भी काम दिला दूंगा। जब उसने मुझसे यह बात कही तो मेरे मन में थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है और मैं उससे कहता हूं कि यार भाई, जितना जल्दी हो सके तुम मुझे कोई काम दिला दो। तू तो जो भी कहेगा मैं वह काम करने के लिए तैयार हूं। तब मेरे फूफी का लड़का मुझसे कहता है कि अरे, मैं तुझे कोई ऐसा वैसा काम नहीं दिलाऊंगा जिसमें कि तुझे किसी मजदूर की तरह पावड़ा और पराती लेकर मजदूरी करनी पड़े, बल्कि मैं तुझे एक अच्छे खासे होटल में काम दिलाऊंगा जहां पर तुझे वेटर का काम करना है और वहां पर तेरी फिक्स टाइम की ड्यूटी रहेगी। तुझे तय समय पर वहां जाना है और तेरी ड्यूटी का टाइम जब पूरा हो जाए तो टाइम पूरा होते ही तुझे घर पर वापस आ जाना है और अगर तू इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करना चाहेगा तो तुझे उसके अलग से पैसे मिलेंगे। मेरे फूफी के लड़के के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं और मैं उससे कहता हूं कि तू जितना जल्दी हो सके मुझे यह काम दिलवा दे। तो वह मुझसे कहता है कि मैं तुझे 2-4 दिन में फोन करूंगा। उसके बाद जिस जगह पर मैं तुझे जाने के लिए कहूं तू वहां जाकर अपना इंटरव्यू दे आना और मैं उन लोगों से कह दूंगा कि वह लोग तुझे काम पर रख लें, क्योंकि वह जो होटल है वह मेरे पापा के दोस्त की ही है और मैं पापा से कहकर भी उन अंकल जी को फोन करवा दूंगा। मुझे इतना कहने पर मैंने मेरे फूफी के लड़के का बहुत धन्यवाद किया और उससे कहा कि मैं तेरा यह एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। अगर तूने मुझे यह काम दिलवा दिया तो तू मुझे जिस भी काम के लिए याद करेगा मैं हमेशा तेरे लिए तैयार रहूंगा। मैं उसको यह सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके मुंह से यह सारी बातें सुनकर आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त मुझे कितनी खुशी हो रही थी।
वह पल मेरे लिए एक तरह से इस तरह का था जैसे कि किसी डूबते को तिनके का सहारा होता है। ठीक उसी तरह, क्योंकि उस वक्त मैं घर वालों के ताने सुन सुनकर बहुत ज्यादा पक चुका था और अब मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी कि क्या मैं कोई भी काम करने के लायक नहीं हूं जो मुझे कोई भी काम पर नहीं रख रहा। लेकिन अब उसके मुंह से यह बात सुनते ही मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी और मैं मेरे मन ही मन में यह चीज सोचने लगा था कि अब मैं भी रोज उठकर काम पर जाऊंगा और मेरी भी अब महीने पर पगार आएगी, जिससे कि मैं अपना घर खर्च चला पाऊंगा और घर वालों को भी थोड़े बहुत पैसे दे पाऊंगा। और अगर मैं घर वालों को थोड़े बहुत पैसे दूंगा तो अब मुझे इन लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। अब यही चीज सोचकर मैं 2-4 दिन तक हर पल अपने फूफी के लड़के के फोन के आने का इंतजार करने लगता हूं, लेकिन कई दिनों तक उसका फोन नहीं आता है और जब उसका फोन नहीं आता है तो मैं फिर से निराश हो जाता हूं। मैं सोच लेता हूं कि शायद उसने भी मुझे अच्छी खासी मीठी गोली दे दी है और उल्लू बना दिया है। अब यह सोचकर मैंने अपने जितने भी खुशी के अरमान बनाए थे उन सबको मैं सोचना ही बंद कर देता हूं। लेकिन तभी एक दिन शाम के वक्त मेरे उस फूफी के लड़के का फोन आता है और वह मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हारे काम के लिए उस होटल के मालिक से बात कर ली है। कल सुबह जो एड्रेस मैं तुमको मैसेज पर भेज रहा हूं उस एड्रेस पर जाकर इंटरव्यू दे आना और उसके 2-3 दिन बाद ही वह लोग तुमको फोन करके बता देंगे। जब मैंने उसके मुंह से यह बात सुनी तो मैं थोड़ा बहुत खुश तो हुआ, लेकिन पहले मैं उससे पूछता हूं कि तूने इतने दिन क्यों लगा दिए फोन करने में? तूने तो सिर्फ 2-4 दिन का ही नाम लिया था। तो उसने मुझसे कहा कि वह जो होटल का मालिक था वह कहीं बाहर गया हुआ था, इसी वजह से उससे बात नहीं हो पाई थी। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है तो उससे बात करके ही मैंने तुझे कॉल किया है। इसके बाद दूसरे दिन जो एड्रेस मेरे फूफी के लड़के ने मैसेज पर भेजा था मैं उस एड्रेस पर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता हूं और जब मैं उस एड्रेस पर जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वह एक बहुत ही बड़ा सा होटल है। लेकिन जब मैं वहां पर इंटरव्यू देने के लिए गया तो वह होटल मुझे दिखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अजीब इसीलिए लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा होटल होने के बावजूद भी उसमें उतने ज्यादा गेस्ट नहीं थे और ना ही उतना ज्यादा स्टाफ था। सिर्फ 10 या 15 लोगों का ही स्टाफ था। यह चीज देखकर मैं सोचता हूं कि यह होटल दिखने में तो इतना ज्यादा बड़ा लग रहा है और इतना ज्यादा बड़ा होने के बाद भी इस होटल में सिर्फ इतना सा स्टाफ और इतने से गेस्ट ही क्यों हैं? लेकिन तभी मैं सोचता हूं कि मुझे इन सब से क्या लेना है। मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब है और जो काम मैं यहां पर आज करने के लिए आया हूं वह मुझे अच्छे से करके जाना है। इसके बाद मेरा इंटरव्यू होता है और वह लोग मेरे मोबाइल नंबर ले लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम लोग 1-2 दिन में तुमको फोन करके बता देंगे। इसके बाद मैं घर आ जाता हूं और दूसरे दिन शाम को ही उन होटल वालों का मेरे पास फोन आता है कि तुम कल से ही होटल में आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, हमने तुमको काम पर रख लिया है। और जैसे ही मैंने उन लोगों के मुंह से फोन पर वह बात सुनी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले तो मैंने फोन काटने से पहले उनका फोन पर धन्यवाद किया और फिर उन लोगों का फोन काटकर मैं खुशी से झूमने लगा। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को सुनकर मैं इतना ज्यादा खुश हो रहा हूं वही चीज आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे एक ऐसे खतरे में डालने वाली है जिस खतरे में पड़ने के बाद मुझे इस काम को करने पर ही अफसोस होगा। मैं इस चीज के लिए पछतावा करूंगा कि मैं इस होटल में काम करने के लिए आया ही क्यों था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह नहा धोकर जिस समय पर उन लोगों ने मुझे होटल में बुलाया था मैं उस समय पर होटल में पहुंच जाता हूं और होटल में पहुंचते ही वह लोग मुझे सारा काम समझा देते हैं और मुझे एक होटल की ड्रेस दे देते हैं और मुझसे कहते हैं कि जब तक तुम होटल में ड्यूटी पर रहो तब तक तुम्हें यही ड्रेस पहननी है। वह एक वेटर की ड्रेस थी और मुझे पहले से ही बता दिया गया था कि तुमको वेटर के काम पर रखा गया है और मैं खुशी खुशी उस काम को एक्सेप्ट भी कर लेता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं वैसे भी इतने दिनों से
घर पर बेरोजगार ही बैठा था। अब कम से कम यहाँ काम करूंगा तो कुछ पैसे तो आएंगे। इसके बाद मैं उसी दिन से उस होटल में काम करने लग जाता हूँ। लेकिन पहले दिन से ही जब मैं वहां पर काम करना शुरू करता हूँ तो मुझे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। और वहां पर काम करने वाले स्टाफ की हरकतें भी कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उन लोगों का मेरे साथ बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं था। यानी कि जो पहले का पुराना स्टाफ था वह एक जगह पर बैठा रहता था और आपस में बातें करता रहता था। लेकिन जैसे ही मैं उन लोगों के पास जाता था तो धीरे धीरे उनमें से एक एक आदमी उठकर इधर उधर चला जाता था और वह मेरे सामने अपनी कोई भी बात नहीं करते थे। शुरू शुरू में तो मैंने सोचा कि शायद मैं नया हूं, इसीलिए यह लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे उस होटल में काम करते हुए भी काफी ज्यादा समय हो चुका था। लेकिन अब भी उन लोगों का बर्ताव मेरे लिए जैसा शुरू में था ठीक वैसा ही था। लेकिन इस चीज को भी मैं नजरअंदाज कर देता हूं, क्योंकि मेरे लिए उन लोगों का बर्ताव ज्यादा मायने नहीं रखता था। मेरे लिए अगर कोई चीज मायने रखती थी तो वह चीज थी पैसे, और मुझे मेरे काम करने के ही पैसे मिल रहे थे। इसीलिए मैं सोचता हूं कि अपने को तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। अगर ये लोग अपने से बात नहीं करना चाहते तो हम भी इनके पास ज्यादा उठना बैठना नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलकर उस होटल में मेरे साथ एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के होने के बाद मुझे यह चीज अच्छे से समझ में आ जाती है कि आखिर वह होटल का स्टाफ मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता था और उनके इस बर्ताव के पीछे की वजह क्या थी। दरअसल मेरी जो ड्यूटी थी वह महीने में 2 शिफ्ट में रखी गई थी। यानी कि मुझे महीने में 15 दिन तो दिन की ड्यूटी करनी थी और 15 दिन रात की ड्यूटी करनी थी। मेरे साथ साथ ही बाकी के कई स्टाफ की ड्यूटी भी ठीक इसी तरह थी। अब उस होटल में मुझे काम करते हुए 15 दिन पूरे हो चुके थे। जिस दिन मुझे 15 दिन पूरे हुए उस दिन मुझे होटल के मैनेजर ने कहा कि कल से तुमको दिन के वक्त काम पर नहीं आना है, बल्कि कि तुमको कल रात को काम पर आना है, क्योंकि कल से तुम्हारी रात की ड्यूटी शुरू हो रही है। जब मैंने मैनेजर के मुंह से यह बात सुनी तो मैं उसे कह देता हूं कि ठीक है, मैं रात को ही आ जाऊंगा। इसके बाद मैं तय समय पर रात के वक्त होटल में पहुंच जाता हूं और शुरू के 2-4 दिन होटल में काम करने पर तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिस दिन मुझे नाइट की ड्यूटी करते हुए 4 दिन पूरे हो गए थे तो अगले दिन यानी कि 5वें दिन मेरे साथ वह डरावनी घटना हुई थी, जिस घटना के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और वह घटना सच में इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस घटना के होने के बाद मैंने उस होटल में हमेशा हमेशा के लिए उस दिन से ही काम करना छोड़ दिया था। और ना ही मैंने उन होटल वालों से उन 15 से 20 दिन काम किए हुए दिनों के कोई पैसे लिए, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, ना कि पैसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ उस होटल में ऐसा क्या हुआ जो मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैंने इतने दिन काम करने के पैसे भी उन होटल वालों से नहीं लिए। दरअसल 5वें दिन जब मैं अपनी नाइट ड्यूटी पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि उस दिन होटल में एक भी वेटर काम पर नहीं आया था। नाइट की ड्यूटी में 5 वेटर होते थे और मैं भी उन 5 वेटर में से ही एक था। और हम वेटर के साथ साथ ही होटल का मैनेजर भी नाइट ड्यूटी करता था। लेकिन उस दिन होटल में मेरे अलावा एक भी वेटर नहीं था। जब मैंने इसका कारण होटल के मैनेजर से पूछा तो वह मुझसे कहता है कि उन चारों के किसी दोस्त की शादी है और वह चारों के चारों ही छुट्टी लेकर आज उस दोस्त की शादी में गए हुए हैं। मुझे यह बात बताने के साथ ही होटल का मैनेजर मुझसे कहता है कि आज होटल के सभी कमरों की सर्विस की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, क्योंकि होटल में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा वेटर नहीं है। इसी वजह से तुम आज रात जरा भी आराम करने की मत सोचना। जब उस मैनेजर ने मुझसे वह बात कही तो मैं अपने मन ही मन में सोचता हूं कि आराम तो वैसे भी मैं करता ही रहता हूं, क्योंकि नाइट में इतने ही 20 या 25 गेस्ट उस होटल में आते थे। लेकिन आज तक भी मुझे यह बात समझ में नहीं आई थी कि इतना बड़ा होटल होने के बाद भी उस होटल में इतने कम लोग क्यों आते थे।
और जो लोग आते थे वह बहुत दूर दूर के आते थे। आसपास के लोग तो उस होटल में कभी भी नहीं आते थे। अब उस रात सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं सभी कमरों में सर्विस देने के लिए जा रहा था। अब रात के 10:30 हो चुके थे और जो होटल में गेस्ट रुके हुए थे वह सभी अब अपने अपने कमरों में सो चुके थे। तभी मैनेजर मुझे कहता है कि होटल के एक कमरे से चाय का ऑर्डर आया है, इसीलिए तुम जल्दी से किचन में जाओ और वहां से चाय बनवाकर उस कमरे में देकर आओ। अब जिस कमरे के लिए मैनेजर ने मुझसे कहा था, मैं उस कमरे में चाय लेकर जाता हूं, पर वह कमरा होटल के दूसरे माले पर था, जिस वजह से मुझे सीढ़ियों से चढ़कर उस कमरे तक जाना पड़ा। दरअसल वो होटल कुल 3 मंजिला था और उस 3 मंजिला होटल में बाहर से आने वाले लोगों के लिए सिर्फ 2 माले के ही कमरे होटल वालों ने खोल रखे थे और ऊपर का जो तीसरा माला था वह पूरी तरीके से बंद था। और मुझे इस चीज का पता इसलिए था क्योंकि आज तक किसी भी गेस्ट को तीसरे माले पर कोई भी कैमरा नहीं दिया गया था। जो भी गेस्ट आते थे उनको सिर्फ पहले और दूसरे माले पर ही कमरे दिए जाते थे। इस चीज को मैंने कई बार नोटिस किया था, लेकिन मैंने कभी भी होटल के किसी भी स्टाफ या मैनेजर से इस बारे में पूछने की कोशिश नहीं की कि होटल का जो तीसरा माला है उसमें किसी भी गेस्ट को कमरा क्यों नहीं दिया जाता है। ना ही मुझे इस चीज की सच्चाई का मालूम था कि आखिर उस तीसरे माले पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसको बंद कर रखा था। अब उस रात जैसे ही मैं उस कमरे में वो चाय देकर आता हूं तो वापस आते टाइम मैं अब सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मुझे ऊपर के तीसरे माले से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह आवाज किसी चीज के खटखटाने की थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है। उस वक्त मैं होटल के दूसरे माले पर था और वह आवाज मुझे होटल के तीसरे माले से आ रही थी। अब उस आवाज को सुनते ही अचानक से ही मेरे कदम रुक जाते हैं और मैं अपनी नजरों को ऊपर की तरफ घुमाकर देखने लगता हूं। अब वह आवाज मुझे बार बार आ रही थी। जब वह आवाज बार बार आ रही थी तो मैं उस होटल का जो तीसरा माला था उसकी सच्चाई से उस वक्त बिल्कुल अनजान था और इसी वजह से मैं उस आवाज को सुनते ही मेरे मन में सोचने लगता हूं कि शायद आज किसी गेस्ट को ऊपर वाले माले पर भी कमरा दिया है। शायद उसको किसी चीज की जरूरत है, इसी वजह से वह दरवाजा खटखटा रहा है। शायद वह कोई दिक्कत में हो सकता है, कहीं उसके कमरे का दरवाजा ना खुल रहा हो। अब क्योंकि उस दिन होटल में मेरे अलावा कोई दूसरा वेटर भी नहीं था, तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं नीचे मैनेजर को जाकर यह बात बताऊंगा तो वह तो वैसे भी मुझे ही वापस इस कमरे को देखने के लिए भेजेगा। तो क्यों ना मैं पहले ही जाकर देख लेता हूं कि उस कमरे में जो कोई भी है उसको क्या चाहिए। अब यह चीज सोचकर मैं वहां से वापस मुड़ता हूं और अब ऊपर वाले तीसरे माले की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ने लगता हूं। जैसे ही मैं उस तीसरे माले की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता हूं तो मुझे उनसे सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई नजर आ रही थी। उस धूल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कई महीनों से यहां पर झाड़ू ही नहीं लगाई है। इसके बाद मैं अब तीसरे माले पर पहुंच चुका था और जैसे ही मैं तीसरी माले पर पहुंचता हूं तो वह आवाज अब मुझे और भी ज्यादा सुनाई देने लगती है। इसके बाद जिस तरफ से वह आवाज आ रही थी मैं उसी तरफ जाता हूं। जब मैं उस तरफ जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वह एक लंबा गलियारा है और उस कॉरिडोर में जो सबसे लास्ट वाला कमरा है उस कमरे के दरवाजे की खटखटाने की आवाज आ रही है। अब जैसे ही मुझे उस चीज का पता चलता है कि उस लास्ट वाले कमरे में से वह आवाज आ रही है तो मुझे यह पता चलते ही वह आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई थी। अब जो कोई भी उस कमरे के अंदर था वह बार बार उसे दरवाजे को खटखटा रहा था। उस आवाज को सुनकर मैं अपने कदमों को उस कमरे की तरफ बढ़ाता हूं और जैसे ही मैं उस कमरे के थोड़ा करीब पहुंचता हूं तो अब मुझे सिर्फ खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं देती है, बल्कि अब मुझे उस कमरे के अंदर से किसी इंसान की भी आवाज सुनाई देती है। और अब वह मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। वह बोल रही थी कि हाँ करण, करण इधर आओ, करण मैं यहां हूं। वह एक लड़की की आवाज थी, लेकिन मेरे लिए उस वक्त सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि मैं उस वक्त सोच रहा था कि यह जो कोई भी इस कमरे के अंदर है उसको मेरा नाम कैसे पता है और उसको
इस चीज का कैसे पता है कि इस वक्त कमरे के बाहर मैं ही हूं? अब मैं वहां पर खड़ा खड़ा यह सोच ही रहा था कि तभी अंदर से आवाज आती है कि अरे करण, वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे यहां से बाहर निकालो। ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। जब मुझे अपने कानों में ये आवाज सुनाई देती है तो मैं सोचता हूं कि शायद इस कमरे का दरवाजा खुलने में कोई दिक्कत कर रहा है, और इसी वजह से ये जो कोई भी गेस्ट अंदर रुका हुआ है, इसको बाहर निकल में दिक्कत हो रही है, और पता नहीं कब से ये इसी तरह से यहां पर फंसी हुई है। इस चीज को सुनते ही मैं उस बारे में तो सोचना बंद कर देता हूं कि जो कोई भी अंदर है उसको मेरा नाम कैसे पता है। मैं उस चीज के बारे में तो सोचना ही भूल जाता हूं, और मैं अचानक से ही उस कमरे की तरफ बढ़ता हूं और उस कमरे को खोलने लगता हूं। लेकिन जब उस कमरे को खोलने लगता हूं तो अचानक से ही मेरी नजर उस कमरे के दरवाजे की तरफ जाती है। जब मेरी नजर उस दरवाजे की तरफ जाती है तो मैं देखता हूं कि उस कमरे पर तो बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ है। ये चीज देखते ही मेरा दिमाग एकदम से ठनक है, और मैं सोचता हूं कि अगर इस कमरे के बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ है तो फिर कोई इस कमरे के अंदर कैसे आ सकता है। अभी मेरा ध्यान इस चीज को सोचने में ही लगा हुआ था कि तबीयत अचानक से ही वह दरवाजा जोर से खटखटाता है, और अंदर से वह लड़की या फिर औरत, वो जो कोई भी थी, वह फिर से बोलती है कि अरे करण, क्या हुआ? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? तो पहली बार मैं उस आवाज का जवाब देता हूं और मैं बोलता हूं कि इस कमरे पर तो बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ है, तो आप अंदर कैसे गए? और आप हो कौन? जब मैंने उससे यह पूछा तो वो मुझसे कहती हैं कि मैं कौन हूं और क्या हूं, वो तो जब तुम इस कमरे को खोलोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन मैं कौन हूं, यह जानने के लिए तुम्हें पहले इस कमरे के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। इसके साथ ही वह मुझसे कहती हैं कि मैं कल रात से ही इस कमरे में रुकी हुई हूं और मैं काफी लंबी दूरी से सफर तय करके आई थी। इसी वजह से मैं आज शाम तक पूरे दिन ही सो रही थी, और शायद तुम्हारे होटल का ही कोई स्टाफ बाहर से गलती से ताला लगाकर चला गया है, इसीलिए मैं यहां पर अंदर फंसी हुई हूं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं उस लड़की या औरत, वो जो कोई भी अंदर थी, उसे कहता हूं कि ठीक है, आप थोड़ी देर रुकी, मैं नीचे जाकर इस कमरे की चाबी लेकर आता हूं। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वह जो कोई भी अंदर थी, वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती है और मुझसे कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी जाओ और इस कमरे की चाबी लेकर आओ और इस कमरे का दरवाजा खोलो। इसके बाद मैं उसे कहता हूं कि ठीक है, मैं अभी आता हूं, और उसे इतना कहकर मैं फटाक से उस तीसरे माले से उतरकर नीचे आता हूं और नीचे आकर होटल के काउंटर पर मैनेजर को देखने लगता हूं। लेकिन उस वक्त मैनेजर होटल के काउंटर पर नहीं था। मैं 1-2 मिनट रुककर वहां पर उसका इंतजार भी करता हूं, लेकिन वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह कहीं बाहर की तरफ टहलने के लिए चला गया था, क्योंकि रात के वक्त होटल में इतने ज्यादा कोई गेस्ट आते भी नहीं थे। तभी मैं काउंटर के पास ही दीवार में लगे हुए चाबियां के छल्लों को देखने लगता हूं, और वहां पर उस तीसरे माले के कमरों की चाबियां भी टंगी हुई थी। जिसके बाद मैं उन सभी चाबियां को अपने साथ ले लेता हूं और तुरंत ही वापस तीसरे माले पर जाता हूं। जब मैं तीसरे माले पर जाता हूं तो मुझे फिर से उस कमरे के अंदर से वह खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही थी, और उस आवाज को सुनकर मैं सोचता हूं कि यह जो कोई भी अंदर है वह दिमाग से पागल तो नहीं है। जब मैंने उसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं नीचे जाकर चाबी लेकर आ रहा हूं, तो फिर इसके बावजूद भी यह बार बार इस दरवाजे को क्यों खटखटा रही है? अब जैसे ही मैं उस कमरे के पास फिर से पूछता हूं तो फिर से मुझे अंदर से वही आवाज सुनाई देती है कि हाँ करण, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मुझे यहां से बाहर निकलो, मुझे यहां से बाहर निकालो। करण करण, तुम ही मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो। जब मैंने यह आवाज फिर से सुनी तो मैं उससे कहता हूं, अरे मैंने अभी तो आपसे कहा ही था कि मैं नीचे जाकर चाबी लेकर आ रहा हूं, फिर भी आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? इसके बाद अंदर से वह औरत मुझसे कहती है कि तुम जल्दी करो,
मुझे जल्दी से यहां से बाहर निकालो। मुझे काफी ज्यादा घुटन महसूस हो रही है। इसके बाद मैं उस कमरे का नंबर देखता हूँ और उस कमरे का नंबर देखने के बाद उन चाबियां के छल्लों में उस नंबर की चाबी देखने लगता हूँ और थोड़ी ही देर में मुझे उस कमरे की चाबी मिल जाती है। अब उस चाबी के मिलते ही आप ये मान लीजिए कि मेरा उल्टा टाइम शुरू हो गया था और अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना था। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा था, यानी कि उससे बड़ा खतरा आज तक ही तो मेरे जीवन में कभी मेरे ऊपर आया था और ना ही शायद कभी आएगा। अब आगे इस कहानी में आप जो भी सुनने वाले हो वह बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना है, इसीलिए आप लोग अपने दिलों को थाम कर बैठ जाइए। अब उस चाबी के मिलते ही मैं उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं उस चाबी को उस कमरे के ताले में लगाता हूं, तो उस चाबी को ताले में लगाते ही मुझे अपने हाथ में जिस हाथ से मैंने उस चाबी को पकड़ रखा था उसमें एक झटका सा महसूस होता है और वह झटका इस तरह का था जैसे कि उस चाबी में करंट आया हो। उस झटके के लगते ही मैं अचानक से ही उस चाबी को छोड़ देता हूं। मैं सोचता हूं कि यह इस तरह का झटका मुझे क्यों लगा। इसके बाद मैं थोड़ा डरते डरते फिर से उस चाबी को छूता हूं, लेकिन इस बार मुझे कोई भी झटका नहीं लगता है। अब मैं उस ताले को खोलने लगता हूं और जैसे ही मैं उस ताले को खोलने लगता हूं तो अंदर से फिर से वह आवाज आने लगती है कि हाँ करण, जल्दी से खोलो इस ताले को। पता नहीं किस पागल आदमी ने इस कमरे के ऊपर ताला लगा दिया है। अब तुम ही इसे खोल सकते हो करण, तुम जितना जल्दी हो सके इसको खोलो। करण, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। जब वह औरत अंदर से बार बार यह बात बोल रही थी तो मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था और उसकी आवाज से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसी वजह से मैं सोचता हूं कि जल्दी से इस कमरे को खोलकर इससे अपना पीछा छुड़ाता हूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस कमरे को खोलकर उससे अपना पीछा छुड़ाना तो दूर की बात है, बल्कि खुद ही उसके चंगुल में फंस जाऊंगा और उसके चंगुल में फंसते ही वह मेरा ऐसा हाल करेगी जिसकी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब जैसे ही मैं उस ताले को खोलता हूं तो ताले के खुलते ही अंदर से वह आवाज आना बंद हो जाती है और उस आवाज के बंद होते ही मैं सोचता हूं कि चलो ठीक है, इसने थोड़ी देर के लिए इतनी बड़बड़ाहट को बंद किया। उस ताले को खोलकर मैं उस कमरे के दरवाजे को खोलता हूं, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे को खोलता हूं तो मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब था। मेरी आंखों के सामने उस वक्त जो नजारा था उसको देखकर मैं सोचता हूं कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं उस कमरे का दरवाजा खोलता हूं और उस कमरे के अंदर जाता हूं तो उस कमरे के अंदर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। इसके बाद उस अंधेरे को देखकर मैं दरवाजे के बगल में ही जो लाइट का स्विच था उसको दबाकर कमरे की लाइट चालू करता हूं और जैसे ही मैं कमरे की लाइट चालू करता हूं तो मैं देखता हूं कि उस पूरे कमरे में धूल ही धूल जमी हुई है और उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों से उस कमरे की साफ सफाई नहीं हुई है और ना ही उस कमरे के अंदर कोई आया है। जब मैंने उस कमरे की वह हालत देखी तो मैं सोचता हूं कि इस कमरे की हालत को देखकर तो यह नहीं लगता है कि इस कमरे के अंदर कोई रुका होगा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अभी अंदर से जो औरत मुझे आवाज लग रही थी वह कहां गई। वह तो अब मुझे उस कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे उस कमरे के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह आवाज उस कमरे में जो बाथरूम था उसमें से आ रही थी। जब मैंने गौर से उस आवाज को सुना तो वह आवाज पानी के नल की थी, यानी कि उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बाथरूम में नल से पानी बह रहा हो। मैं सोचता हूं कि कई दिनों से यह कमरा बंद पड़ा हुआ लग रहा है और अगर कई दिनों से यह कमरा बंद है तो फिर शायद जब से यह कमरा बंद है तब से ही इस बाथरूम का नल चालू है। इसी वजह से शायद ऊपर की जो पानी की टंकी है वह इतनी जल्दी खाली हो जाती है और होटल में किसी भी स्टाफ को इस चीज के बारे में पता नहीं है। अब यही सोचकर मैं अपने कदमों को उस बाथरूम की तरफ बढ़ाता हूं। जैसे ही मैं अपने कदमों को बाथरूम की तरफ बढ़ाता हूं
और उसे बाथरूम के अंदर जाकर देखता हूं, तो पहले तो मुझे उस बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। यानी कि उस बाथरूम के अंदर की लाइट चालू नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस बाथरूम की लाइट चालू की, तो लाइट चालू करते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मैं थर थर कांपने लगता हूं। और मैं उस वक्त इस हालत में था कि आपको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट चालू करते ही मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं। इतना ज्यादा डर जाता हूं कि उससे पहले मैं इतना कभी भी नहीं डरा था। और अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको सुनकर आप भी जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में आप भी डर जाओगे। दरअसल उस पानी की आवाज को सुनकर जैसे ही मैं बाथरूम के अंदर गया और मैंने बाथरूम की लाइट चालू की, तो लाइट चालू करते ही मुझे दिखाई देता है कि बाथरूम में फर्श पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और वह पूरी की पूरी खून से लथपथ है। वह लाश पूरी तरीके से फर्श पर नहीं पड़ी हुई है, बल्कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको वहां पर बिठाया हो। यानी कि वह दीवार का सहारा लेकर बैठी हुई थी और उसकी आंखें बिल्कुल खुली थी, जैसे कि किसी जिंदा इंसान की होती है। और उसके ऊपर वह पानी का नल चल रहा था। यानी कि वह लड़की मरी हुई थी और किसी ने उसको वहां पर मार कर बैठा दिया था और फिर पानी का नल चालू कर दिया था। वह पानी लगातार उसके ऊपर गिर रहा था और पानी गिरने की वजह से उसके सिर से वह खून लगातार बह रहा था। जैसे ही मैंने देखा, तो उसकी आंखों से मेरी नजर मिलती है एक पल के लिए। तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह जिंदा है। लेकिन जब मैंने उस पानी के साथ उस बाथरूम में फैले हुए खून को देखा, तो उसे देखकर समझ में आ गया था कि यह मर चुकी है। अभी मैं उसको देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि उस वक्त मेरे तो पूरे शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा था। तभी मैं सोचता हूं कि मुझे जितना जल्दी हो सके नीचे जाकर मैनेजर को इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन अब मेरे साथ वहां पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से जितना उस वक्त मैं डरा हुआ था, उससे 100 गुना ज्यादा आगे मैं डरने वाला था। दरअसल मैं अब एकटक उसको देख ही रहा था और उसको देखकर मैं समझ गया था कि यह मर गई है। शुरू में जब मैंने उसको देखा, तो उसकी खुली हुई आंखों को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे यह जिंदा है। लेकिन फिर थोड़ी देर उसको देखने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि यह मर चुकी है। और अब मैं उस मरी हुई को ही एकटक देख रहा था, क्योंकि उस वक्त में बहुत ज्यादा डर गया था और डर के मारे में वहीं पर पूरा का पूरा जड़ होकर खड़ा हो गया था। अब मैं उसको देख ही रहा था कि तभी अचानक से ही उसके होंठ हिलते हैं और वह मुस्कुराती है। जब वह मुस्कुराती है तो उसके दांत दिखाई देते हैं और उसका जबड़ा दिखाई देता है उसके दांत। और उसका जबड़ा इतना ज्यादा सड़ा और गला हुआ था कि उसको देखकर मैं सोचता हूं कि इस खूबसूरत से चेहरे के अंदर इतने ज्यादा सड़े हुए दांत कैसे हैं। वह सब मेरे साथ वहां पर कुछ ही सेकंड के अंदर हो रहा था और वह लड़की मेरी तरफ देखकर उस तरीके से मुस्कुराती है, तो मैं समझ जाता हूं कि यह कोई लड़की की लाशवास नहीं है, बल्कि यह कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। उस वक्त तक मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यह बंद पड़ा हुआ था और शायद इसी चीज की वजह से यह बंद पड़ा हुआ था। लेकिन आज मैं इसके बहकावे में आ गया और इस कमरे को खोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी मैं वहां से बाहर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां से बाहर भागने की कोशिश करता हूं, तो उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और उस कमरे के दरवाजे को बंद होते ही मैं सोच लेता हूं कि आज तो मैं गया। तभी वह लड़की उस नल से गिर रहे पानी के नीचे से उठती है और अब वह अजीब तरीके से चलकर मेरी तरफ आने लगती है। उसको इस तरह से चलता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं। तभी मैं तोतली सी बोली। मैं उसे इतना ही बोल पाता हूं कि कौन हो तुम। जब मैंने उसको इतना बोला, तो वह मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूं जिसे तुम लोगों ने मिलकर मार दिया था और मैं इतने सालों से इस कमरे में कैद हूं। तुम लोगों को बिल्कुल भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। उस दिन तुम होटल वालों ने मेरे साथ सही नहीं किया। उस दिन तुम लोगों ने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी
और मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब कोई इस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आए और मैं अपनी मौत का बदला लूं। जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मेरा शक अब यकीन में बदल गया था और मुझे पूरा विश्वास हो गया था यह कोई जिंदा लड़की नहीं है, बल्कि यह एक आत्मा है। और यह आत्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शायद अब यह आत्मा एक डायन बन चुकी है और अब यह मुझे मार देगी। अब वो पूरी तरह से अकड़ हुए अपने पंजों के बल पर चलकर आ रही थी, यानी कि वो इस तरह से चल रही थी कि उसने अपने पैरों के पीछे की जो एड़ियां थी उनको वह फर्श पर नहीं टिका रही थी, बल्कि सिर्फ अपने पैरों के पंजों के बल पर ही चल रही थी। और चलते वक्त भी उसने अपने हाथों को बहुत ज्यादा अकड़ा रखा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेरी तरफ चलकर आ रही थी तो उसका धीरे धीरे रूप भी बदलता जा रहा था। और थोड़ी ही देर में जैसे ही वह उस बाथरूम से बाहर आती है तो अब उसका रूप बहुत ज्यादा बदल चुका था और वह एक बहुत ही ज्यादा डरावनी डायन का रूप ले चुकी थी। उसका वह रूप देखकर मैं समझ गया था कि आज मेरी मौत पक्की है। अब मैं उस दरवाजे की तरफ भी नहीं था, बल्कि उस कमरे के दरवाजे की तरफ तो डायन थी और दूसरी तरफ मैं था। तभी मैं सोचता हूं कि अब मैं यहां से बाहर निकलूं भी तो कैसे निकलूं, अपने आप को इस डायन के चंगुल से कैसे बचाऊं। मैंने सोचा कि अगर जल्दी ही मैंने कुछ नहीं किया तो यह तो आज मुझे यहीं पर मार देगी। अब उसने मुझे इस तरीके से बेबस और लाचार देखा तो मुझे इस तरीके से बेबस और लाचार देखकर और अपने आप को इस तरह से अपनी जान बचाने के लिए तड़पता हुआ देखकर वो अजीब सी भारी सी आवाज में हंसने लगती है और हंसते हंसते ही कहने लगती है कि उस दिन मैं भी ठीक इसी तरीके से तड़पी थी। मैं भी इसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए देख रही थी कि किस तरह से मैं यहां से बचकर निकलूं, लेकिन उस दिन मैं अपने आप को नहीं बचा पाई। तभी मुझे जिस तरफ मैं खड़ा हुआ था उस तरफ बगल में ही एक खिड़की दिखाई देती है और उस खिड़की को देखकर मैं सोचता हूं कि अब मेरे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अब वह डायन मेरे काफी ज्यादा करीब आ गई थी। मैं सोचता हूं कि अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो अब यह मुझे अपने काबू में कर लेगी। तभी मैं सोचता हूं कि मुझे इस खिड़की से ही कूदना होगा, लेकिन तभी मेरा दूसरा मन कहता है कि अरे करण, तू पागल हो गया है क्या? तू भूल मत कि इस वक्त तू इस होटल के तीसरे माले पर है। अगर तू इस खिड़की से नीचे कूदा तो नीचे कूदते ही तू वैसे ही मर जाएगा, और अगर मरा भी नहीं तो तेरी टंगड़ी पुछी तो वैसे भी टूट ही जाएगी। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि इस डायन के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि नीचे कूद कर ही मर जाऊं। इस डायन के हथे चढ़कर तो बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर मैं इस खिड़की से नीचे कूदा तो हो सकता है कि मेरे हाथ पैर टूट कर ही रह जाए और मैं जिंदा बच जाऊं। अब वह डायन मेरे और भी ज्यादा करीब आ चुकी थी। उसके उस डरावने रूप के साथ ही उसकी उन हरकतों को देखकर भी मैं बहुत ज्यादा डर गया था। दरअसल उस वक्त वह अपने सिर से टपक रहे खून को अपनी ही लंबी सी जीभ को बाहर निकालकर चाटने लगी थी और वह अपने नाक के साथ साथ अपने होठों और गालों पर लगे हुए खून को भी चाट रही थी। साथ ही उसका शरीर अब पूरी तरीके से सड़ा हुआ और गला हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी दिनों से यह यहीं पर पड़ी पड़ी सड़ रही हो, और उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी। वह दुर्गंध अब उस कमरे में इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। तभी मैं एक जोर की सांस लेता हूं और वहां से इतनी तेज हिलता हूं कि उस डायन को मुझे पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं फटाक से उस खिड़की के पास जाकर उस खिड़की को खोलता हूं और खोलते ही बाहर की तरफ छलांग लगा देता हूं। यह सब मैंने कुछ ही सेकंड में किया था, सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर ही। और वह तो अच्छा हुआ कि वह जो खिड़की थी वह बाहर की तरफ खुलती थी। इसी वजह से मुझे उस खिड़की को खोलने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन जब मैं उस कमरे की खिड़की से कूदा तो इतना तेज कूदा था कि मैं बाहर की तरफ काफी ज्यादा दूर नीचे गिरा था। जब मैं नीचे गिरा तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक ऐसी जगह पर गिरा था जहां पर गिरने के बाद मुझे जरा सी भी चोट नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त मैं उस होटल के बाहर जो स्विमिंग पूल बना हुआ था, मैं उस पुल के पानी में गिरा था
जिसकी वजह से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी। और जैसे ही मैं उस स्विमिंग पूल में गिरता हूं तो मेरे गिरते ही पानी की बहुत तेज आवाज आती है। और उस आवाज को सुनकर शायद उस होटल का मैनेजर वहीं कहीं आसपास में ही था, तो वह दौड़कर वहां पर आता है। लेकिन जब वह दौड़कर वहां पर आता है तो मेरे नीचे गिरते ही वह डायन उस खिड़की के पास खड़ी होकर बहुत तेज चिल्लाती है। और उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि वह आवाज पूरी होटल में गूंज जाती है। जब वह चुड़ैल इतनी तेज चिल्लाती है तो उस होटल के मैनेजर की नजर भी उसकी तरफ जाती है और वह भी उस डायन को देखता है। उस डायन को देखते ही वह बहुत ज्यादा डर जाता है और मुझसे कहता है कि अरे करण, तुम जल्दी से निकलो बाहर। वह मेरा एक हाथ पकड़कर मुझे वहां से निकालता है। मुझे वहां से निकालने के बाद वह पटाख से मेरे साथ वहां से बाहर की तरफ भाग जाता है। और उस वक्त हम दोनों होटल में जो भी गेस्ट रुके हुए थे उनको छोड़कर उस होटल से बाहर भाग आते हैं। लेकिन जब हम उस होटल से बाहर भाग रहे थे तो वह डायन खिड़की से ही खड़ी होकर बहुत तेज चिल्ला रही थी और हमसे कह रही थी कि तुम मुझे इस तरीके से यहां पर कैद करके नहीं रख सकते, तुम्हें मुझे यहां से आजाद करना ही होगा। आखिर तुम मुझे कब तक यहां पर कैद करके रखोगे। जब मैं उस होटल के मैनेजर के साथ बाहर आया तो उस होटल के मैनेजर ने मुझसे कहा कि तुम उस कमरे तक कैसे पहुंचे। तो मैं डरते डरते उसको सारी कहानी बताता हूं। उसे कहता हूं कि जब मैं नीचे चाबी लेने आया तो आप वहां पर नहीं थे। अगर आप वहां पर होते और मैं आपको उस कमरे के बारे में बताता तो शायद मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। मैनेजर से वह बात बताने के बाद मैं उससे उस कमरे के बारे में पूछता हूं कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था और वह डायन कौन है। तो मैनेजर मुझे उस कमरे की कहानी बताता है और उस कमरे की कहानी सुनकर मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। वह मुझे बताता है कि मेरे से पहले यहां पर जो मैनेजर था और जो स्टाफ था वह पूरी तरीके से शराबी थे। आने वाले गेस्टों से भी वह अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते थे। मेरे सुनने में ऐसा आया है कि इस होटल में यह लड़की आज से कई साल पहले कमरा लेकर रहने के लिए आई थी और जिस रात यह यहां रुकी थी उस रात इसके साथ यहां पर होटल के स्टाफ ने ही कुछ किया था जिसकी वजह से इसकी यहां पर मौत हो गई। तभी से इसकी आत्मा यहां पर भटकती है। इसी वजह से होटल के मालिक ने इस ऊपर के तीसरे माले को पूरा बंद कर रखा है। उस घटना के होने के बाद ही होटल का मालिक इस शहर से बाहर रहता है और वह कभी भी इस होटल में आता भी नहीं है। जो भी काम होता है उसका मैनेजर ही देखा है और उसका मैनेजर ही मुझसे बात करता है और वहीं इस होटल के कामकाज को संभालता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।